वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम मेजरली 3 अप्रोचेस को समझेंगे: ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, मिशनरी अप्रोच और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। यहाँ पर वेस्टर्न्स किस तरीके से इंडियन सोसाइटी और कल्चर को इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं, स्टडी करते हैं, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो आज का ये जो क्लास है ये एकदम सोशियोलॉजी इन इंडिया का बेसिक क्लास है। हर स्टूडेंट को, सोशियोलॉजी जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हर किसी को ये क्लास अच्छी तरीके से देखना होगा, क्योंकि इस बेसिक के द्वारा हम सोशियोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से वेस्टर्न इंटरप्रेट करते हैं, ये क्लास देखने के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम ये जो 3 अप्रोचेस देखेंगे, 3 अप्रोचेस का की फीचर्स क्या क्या है देखेंगे, इसको हम किस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं और वो कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर है जो इन अप्रोचेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे। यानी कि ये क्लास थोड़ा डिटेल्ड क्लास होने वाला है। अब जब हम मेजर अप्रोचेस की बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस है, लेकिन मेजर इस अप्रोच में हम ये 3 अप्रोच को ही सिर्फ रखते हैं। इंडियन सोसाइटी और कल्चर को इंटरप्रेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हैं। वेस्टर्न थिंकर के साथ साथ भी इंडियन बहुत सारे थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 पर्सपेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, वो लोग अपने अपने रीजन के वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंडिया को देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ओरिएंटलिस्ट, वो लोग सिर्फ इंडियन एंशियंट टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। एंशियंट टेक्स्ट में क्या लिखा है, वहां पर वो लोग ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर रहे थे इंडिया के कल्चर को। फिर मिशनरीज आते हैं, वो लोग अपना रिलीजियस गोल को फुलफिल करने के लिए, इंडिया में रिलीजियस कन्वर्शन करने के लिए वो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो उनका भी काम था इंडिया का जो कल्चर है, खासकर जो हिंदुइज्म का रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, उसको क्रिटिसाइज करना। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो लोग अपने खुद की सुविधा के लिए, ताकि इंडिया को रूल कर सके, इंडिया का जो कल्चर है इसको अच्छी तरीके से समझ सके, इस यहाँ पर वो लोग सेंसस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अप्रोचेस है ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगी इंडियन सोसाइटी के बारे में। पहला जो अप्रोच है वो है ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। ओरिएंटलिस्ट वो सारे लोग हैं जो इंडिया को एक अपनी टेक्सचुअल व्यू के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया का जो एंशियंट टेक्स्ट है वहाँ पर किस तरीके से इंडिया को दर्शाया गया है, उनको ओरिएंटलिस्ट एनालाइज करते हैं। उनका मेन फोकस था इंडिया का जो रिच स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, इंडिया का जो माइथोलॉजी है और फिलोसॉफी है, इसको आगे बढ़ाना, इसको समझना। और ये लोग एक एंशियंट टेक्स्ट को, जो बुक है, उनको एनालाइज करके ही अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे इंडिया के बारे में। यहाँ पर ये जो ओरिएंटलिस्ट्स है, उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर स्टैटिक है, टाइमलेस है और स्पेसलेस है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिक, टाइमलेस एंड स्पेसलेस? यानी कि ये जो इंडियन सोसाइटी है ये बहुत बेहतर एक सोसाइटी है जो अपने हिसाब से फिक्स्ड रहती है। यहाँ पर किसी भी वक्त पर ये चीज़ें बदलती नहीं है। आप हर जगह पर ये जो इंडियन सोसाइटी का कल्चर है इसको यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये बहुत एक बेहतर कल्चर की तरह इंडियन सोसाइटी को दिखाते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जितना भी ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर लिया जाए, लेकिन इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे कमियां और खामियां हैं। लेकिन ये जो ओरिएंटलिस्ट है वो लोग इंडियन कल्चर को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी में कोई दिक्कत है ही नहीं, हर चीज़ बेहतर है और इंडियन सोसाइटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर ये जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो लोग इंडिया का जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, यानी कि जो भी बुक्स है, खासकर रिलीजियस बुक्स, उसको एनालाइज करते हैं। वो लोग एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, यानी कि फील्ड में जाकर लोगों को देखकर ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। ये लोग बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उसी के द्वारा इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करते हैं। इस वजह से जो ओरिएंटलिस्ट है वो लोग इंडिया एंशियंट
इंडियन पास्ट को गोल्डन एज कहते हैं, यानी कि इंडिया का जो पास्ट है वो बहुत ही गोल्डन एज है। लेकिन जो भी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस है ओवर टाइम हो रही है इंडियन सोसाइटी में, उसके ऊपर वो लोग नज़र ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है सभी सही है और उसके हिसाब से ही इंडियन सोसाइटी को देखना चाहिए। ये सारे चीज़ों के वजह से ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंशियंट टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर ये सारे एंशियंट टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट होने के वजह से ये बहुत ही इंडियन सोसाइटी के बारे में एक मिसलीडिंग व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक मिसलीड किया जाता है इंडियन सोसाइटी के बारे में, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है कि इंडियन सोसाइटी का जो प्रेजेंट है, यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, जो डायनामिज्म है इंडियन कल्चर में, जो अलग अलग वेरिएशंस है, उनके बारे में ओरिएंटलिस्ट कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलीजियंस है, बहुत सारे ट्राइब्स है जिनका अपना अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस है, लेकिन ओरिएंटलिस्ट ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वो लोग एंशियंट टेक्स्ट, खास करके हिंदुइज्म में जो सारे बुक्स है उनको एनालाइज कर कर ही इंडियन सोसाइटी को एक अच्छा, बेहतर, टाइमलेस, स्पेसलेस और स्टैटिक सोसाइटी डिसाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है उनका नाम हम सिर्फ देखेंगे, उन्होंने किस तरीके का बातें बताई और उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हम थ्योरिस्ट देखते हैं वो है सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। यहाँ पर सर विलियम जोन्स इंडिया का जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो भी इंडियन फिलोसफी और रिलीजियस ट्रेडिशन है, उनको बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर वो भी इंडियन एंशियंट टेक्स्ट को एनालाइज करके एक व्यू पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया था। मनुस्मृति को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी और उसके हिसाब से इंडियन सोसाइटी को देखने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट वो सारे लोग होते हैं जो इंडिया को, इंडियन एंशियंट टेक्स्ट को एनालाइज करके इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैक्स मुलर एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। वो भी इंडिया के अलग अलग बुक के जो रिलीजियस बुक है उनको एनालाइज करके एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था ऋग वेदा के ऊपर। उन्होंने ऋग वेदा को एनालाइज किया था। उन्होंने ऋग वेदा को एनालाइज करते हुए अपना व्यू पॉइंट दिया था और उन्होंने कहा था कि जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है वो अदर वर्ल्डली है, यानी कि इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही है वो लोग दूसरे दुनिया में जाकर इसका रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं मिशनरी अप्रोच। मिशनरी अप्रोच नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बेसिकली मिशनरीज, जो क्रिश्चियनिटी का जो मिशनरीज है उनके बारे में बातें की जा रही है। यहाँ पर रिलीजियस व्यू पॉइंट से किस तरीके से इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर और सोसाइटी के बारे में बात की गई थी उसके ऊपर फोकस किया गया था। मिशनरीज जो थे वो बेसिकली इंडिया में आए थे रिलीजियस कन्वर्शन कराने के लिए, यानी कि हिंदुइज्म को छोड़ के या फिर और जो भी रिलीजियन है उसको छोड़ के लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाए, इसका मेन फोकस था। मिशनरीज का मेन फोकस था रिलीजियस कन्वर्शन कराना। अब ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में आए थे, इस वजह से इंडियन सोसाइटी को भी उनको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ रही थी। वो लोग रिलीजियस तौर तरीकों से, रिलीजियस व्यू पॉइंट से इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करते हैं। अब इनके हिसाब से ये लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म में बहुत सारे सुपरस्टिशंस, एब्यूसेस है, बहुत सारे रॉन्ग तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में। इस वजह से इनके हिसाब से, मिशनरीज के हिसाब से, इंडियन कल्चर जो है ये बहुत ही खराब एक कल्चर है जिसको एक रिलीजियस कन्वर्शन की ज़रूरत है। यानी कि अगर लोग रिलीजियस कन्वर्शन करेंगे तो ये सारे सुपरस्टिशंस और एब्यूसेस से बाहर निकल के आ सकते हैं। तो ये लोग अपने पर्पस के लिए
एम्पिरिकल स्टडीज करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें हो रही है इंडिया में। तो ये लोग इंडिया का जो रिलीजियस टेक्स्ट है, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं और इसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी को जो देखते हैं उसका नज़रिया थोड़ा अलग होता है। ये लोग मेनली रिलीजियस गोल को फुलफिल करने के लिए एम्पिरिकल स्टडीज करते हैं, लोगों के बीच में जाकर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मिशनरीज है, ये लोग जाकर लोगों के सामने साथ एम्पिरिकल स्टडीज तो करते हैं, लेकिन इनका मेन पर्पस था रिलीजियस गोल। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये लोग इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया जा रहा था मिशनरीज के द्वारा। यहाँ पर वो लोग एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उनका जो मेन पर्पस था वो था कॉन्वर्जन, यानी कि जो लोग हैं लोगों को कन्वर्ट करना। इंडिया के डाटा को कलेक्ट करके लोगों को इस तरीके से बताया जा रहा था कि इंडियन कल्चर बहुत खराब है, इसमें बहुत सारे बुराई है, अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी में आते हो तो ये सारे जो गलत कल्चर है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, इनसे आप लोग बच सकोगे। तो ये सारे इंडियन सोसाइटी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहाँ पर मिशनरीज अप्रोच में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी थी। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अबे डुबोइस और विलियम टेनेंट। अबे डुबोइस एक फ्रेंच मिशनरी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमोनीज। अब आप लोग थोड़ा समझिएगा इस बात को कि एक मिशनरी जो क्रिश्चियन है वो हिंदुइज्म के ऊपर क्यों बुक लिख रहा है। हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमोनीज वो बुक इस वजह से लिख रहा है कि उसको इंडियन सोसाइटी को वो एनालाइज कर रहा था। एनालाइज करके वो एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि इंडियन हिंदुइज्म में जो भी गलत चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो लोग उभार कर सामने ला रहे थे और हिंदुइज्म को, हिंदू कस्टम्स जो है उसको क्रिटिसाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसें है, कास्ट सिस्टम है, ये सारे चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, ताकि लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्रिटिकल हो और इंडिया में कन्वर्शन का जो प्रोसेस है हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी तक ये पॉसिबल हो सके, ये बहुत आसान हो सके। फिर जो थिंकर है वो है विलियम टेनेंट। विलियम टेनेंट ने भी इंडियन रिक्रिएशंस कह के एक बुक लिखा था, जहाँ पर इंडियन रूरल इकोनॉमी और सोशल कस्टम के बारे में उन्होंने लिखा था। वहाँ पर भी उन्होंने रिलीजियस कन्वर्शन किस वजह से ज़रूरी है इसके बारे में बात की थी। इंडियन सिस्टम में जो भी बुराई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। तो यहाँ पर जो भी मिशनरीज है उनका मेन पर्पस था रिलीजियस कन्वर्शन करना। वो लोग बहुत सारे बुक्स लिख रहे थे जहाँ पर इंडियन सोसाइटी, हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फिर जो हमारा थर्ड पर्सपेक्टिव है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच बाकी दो जो अप्रोच हमने पढ़ा है उससे थोड़ा हटके है। पहला जो हमारा अप्रोच था ओरिएंटलिस्ट, वहाँ पर सिर्फ बुक व्यू की बात की जा रही थी। जब हमने मिशनरीज अप्रोच देखा है, यहाँ पर बहुत सारे एम्पिरिकल स्टडीज भी की गई थी, लोगों को सोसाइटी में ऑब्जर्व कर किया गया था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ये दोनों अप्रोच से थोड़ा अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में जो भी कंट्रीब्यूशन दी गई है वो मेनली इंडिया को कोलोनाइज रखने के लिए काम कर रही थी, यानी कि इंडिया को किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाए, यहाँ पर पॉलिटिकल पावर किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड की जाए, यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से अगर लाई जाए तो उनका ज़्यादा फायदा होगा, ब्रिटिशर्स का ज़्यादा फायदा होगा, इसके बारे में सोचा जा रहा था। यानी कि यहाँ पर इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने की बातें की जा रही थी, बहुत सारे गवर्नमेंट के फायदे के लिए ये मेनली अप्रोच था। अब यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में थिंकर्स थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो लोग इंडिया में एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट कर रहे थे। वो लोग ग्राउंड में जाकर ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट कर रहे थे। तब जब भी हमें इंडिया में इतना ज़्यादा वेरिएशन है, यहाँ पर अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेंसस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसस के द्वारा
इंडिया का जो भी डाटा है वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ लैंड सर्वेस की जाती है कि जो लैंड सिस्टम है, किनके पास कितना लैंड है, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में हम एक ग्राउंड रियलिटी देख सकते हैं। रियलिटी में इंडिया में क्या क्या घटनाएं घट रही है, किस तरीके के लोग हैं, कितना सेंसस के द्वारा ये सारी चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिशर्स है, उनको फायदा हो सके, उनको एक मैनेजेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि एक बेहतर तरीके से अगर इंडियन सोसाइटी को एनालाइज नहीं किया गया तो इंडियन सोसाइटी का जो वेरिएशन है इसको रूल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो इस चीज को बेहतर बनाने के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए सेंसस और लैंड सर्विस किए जा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। इनमें से जो बेडन पावेल है वो इंडियन विलेजेस और लैंड सिस्टम को एनालाइज करते हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स पॉलिसीज किस तरीके से फ्रेम करने की ज़रूरत है, रेवेन्यू कलेक्शन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए वो इंडिया में एनालाइज करते हैं, इंडियन विलेजेस को समझते हैं और इसके लैंड सिस्टम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच बहुत सारे चीज़ें करती है इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। जैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है सिर्फ एनालाइज नहीं करती है, ये इंडिया को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करती है। जैसे कास्ट के बेसिस पे डिवीजन, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर हम देखते हैं कि इंडिया में कास्ट तो पहले से था, लेकिन जब सेंसस हुआ था इंडिया में पहली बार कास्ट को लेकर बहुत सारे लोग जागरूक हुए थे कि किसका कौन सा कास्ट है और कौन कितना हायर पोजीशन पे है सोसाइटी में। ये उस टाइम पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। तो इसके वजह से इंडिया को अलग अलग कास्ट के ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर यहाँ पर जो विलेज सिस्टम है, खासकर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इसको भी वो लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर इंडिया का जो सिस्टम है, इंडियन सोसाइटी को बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की काम कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ताकि उनका इंडिया का जो एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है इसको सिंप्लीफाई किया जा सके और इसको अच्छी तरीके से रूल किया जा सके, इसको एडमिनिस्टर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों के वजह से इंडिया का जो कैटेगरी है बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया था, जो मेनली ग्राउंड रियलिटी में देखा नहीं जाता है। ग्राउंड रियलिटी के अलावा भी वो लोग अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर मेनली ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो है वो कॉलोनियल एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश करती है। तो इंडिया का जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, इंडिया का जो जेन्युइन सोशल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। यहाँ पर फोकस किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से चीज़ों को देखने से इंडिया को ज़्यादा रूल किया जा सके, ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा सके। इस वजह से जो भी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है इंडियन सोसाइटी का, ये इसको ओवरशेडो कर दिया गया था, इसको इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया गया था और वो लोग एक बायस्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे थे इन सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में हम बहुत सारे स्कॉलर्स देखते हैं। इनमें से जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो है हेनरी मेन, बेडन पावेल, फ्रैंकिस बेकन। हेनरी मेन अपने बुक एंशिएंट लॉ में लिखती है कि ये जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग लीगल सिस्टम देखे जाते हैं। इंडियन सिस्टम में जो लीगल सिस्टम का इवोल्यूशन है, इसके बारे में हेनरी मेन ने लिखा है। अब यहाँ पर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इंडियन विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक कहा था। ये जो वर्ड है ये ज़रूर याद रखिएगा, हेनरी मेन ने इंडियन विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक कहा था। उन्होंने इंडिया को एक अलग व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश की थी, विलेजेस को स्टडी किया था, इसके लीगल सिस्टम को समझा था। फिर हम देखते हैं बेडन पावेल। बेडन पावेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है द लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर इंडिया में क्या क्या लैंड सिस्टम है, इंडियन विलेजेस में किस तरीके का लैंड सिस्टम हमें देखने को मिलता है, इसको उन्होंने एनालाइज किया था।
इंडिया में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसके पास पावर होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये सारे चीज़ें इस वजह से एनालाइज किया था ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज तैयार की जा सके, लोगों को एक एग्रीरियन रिलेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको समझा जा सके और इसको इस तरीके से रिड्यूस किया जा सके ताकि जो ब्रिटिशर्स है उनको रूल करने में मदद मिले और उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने में भी आसानी हो। फिर हम देखते हैं फ्रांसिस बेकन, वो भी इंडिया में एथनोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर इंडिया में जो ट्राइब्स है, कास्ट है, इसके बारे में वो डिटेल में डाटा कलेक्ट करते हैं और ये डिटेल डाटा जो है ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी होती है। तो यहाँ पर हमने तीनों जो अप्रोच है इसको डिटेल में समझने की कोशिश की है। तो अब इसको थोड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने जो भी पॉइंट पढ़ी है, समझी है तीनों अप्रोच में, इसको हम कंक्लूड करने की थोड़ी कोशिश करते हैं, एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये तीनों अप्रोच पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो तीनों अप्रोच है इसकी शुरुआत हुई थी कॉलोनियल पीरियड में ही। यहाँ पर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ब्रिटिश एम्पायर का, इसके वजह से हम ये तीनों अप्रोच देखते हैं। यहाँ पर तीनों अप्रोच का अपना अपना व्यू पॉइंट है। यहाँ पर वो लोग अपने वैल्यूएबल डाटा को तैयार करते हैं, यानी कि इंडियन एंशिएंट बुक को पढ़ते हैं, यहाँ पर एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं। इसके वजह से हमें बहुत सारा डाटा मिलता है। इंडिया का जो ये वेरिएशन है इसको हमें समझने का मौका मिलता है। यहाँ पर सारी चीज़ें तो हम देखते हैं, बहुत सारे डाटा देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर जो डाटा है वो बायस्ड होती है और जो कॉलोनियल पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ इंडियन लोगों के बारे में बात नहीं करता है, कॉलोनियल पर्पस किस तरीके से फुलफिल हो सकती है इसके हिसाब से वो लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम ये पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ओवर जनरलाइज किया गया है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे ओरिएंटलिस्ट जो है वो इंडियन पास्ट को रोमांटिसाइज्ड करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाइड करते हैं, इंडियन सोसाइटी को बहुत ही बेहतर सोसाइटी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो मिशनरीज है वो इंडियन प्रेजेंट को बहुत ख़राब तरीके से दिखाते हैं। ये इस तरीके से दिखाते हैं कि इंडियन सोसाइटी में सारी चीज़ें खराब है। अगर इंडियन सोसाइटी को बेहतर बनानी है तो रिलीजियस कन्वर्शन की ज़रूरत है। मिशनरीज का मेन पर्पस था कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्शन। फिर हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच देखते हैं, ये नॉर्मली हम एक देखते हैं प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट हमें प्रेजेंट करता है, जहाँ पर लोकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात की जाती है। लेकिन फिर भी ये जो लोकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कास्ट क्लास के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवीजन कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलता था। इस तरीके का भी डिवीजन वहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। लेकिन ये सारे जो डाटा हम देख रहे थे, इसके वजह से हमारा जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ है इंडिया में, ये होना बहुत ज़्यादा मुमकिन हो गया था, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा कल्चरल एक सोसाइटी है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के बारे में खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रोच है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हम इंडियन सोसाइटी को समझने में सक्षम हुए थे। यहाँ पर इंडियन स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जाता है और ये जो डाटा है तीनों अप्रोचेस में जिस तरीके का डाटा प्रोवाइड किया गया है, ये आज के वक्त पर भी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सारे कंट्रीब्यूशन हमने देखी है वो सारे वेस्टर्न अप्रोचेस के द्वारा दी गई थी। वेस्टर्न अप्रोचेस जो है इनको क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स ने जो भी अप्रोचेस में बातें की गई है, सारी चीज़ें ज़्यादातर गलत है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन इंटेलेक्चुअल का कंट्रीब्यूशन भी देखते हैं। जैसे ब्रजेंद्र नाथ सील कहते हैं कि हमें इंडियन सोसाइटी को देखने के लिए मल्टीलिनियर अप्रोच अपनाना होगा, यानी कि सिर्फ हम एक चीज़ को एक तरफ से यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी मॉडल के द्वारा सोसाइटी को नहीं देख सकते। हमें देखना होगा मल्टीलिनियर
व्यू पॉइंट्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एक साथ करके चीज़ों को देखना होगा। फिर राधा कमल मुखर्जी आते हैं जो कहते हैं कि इंडिया को इकोलॉजिकल और रीजनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के जो व्यू पॉइंट है इसको क्रिटिसाइज करते हुए एक न्यू व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने की बात करते हैं। और फिर जो थिंकर आते हैं वो है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास का जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा भी जाता है। वो कहते हैं कि संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट के बारे में, यहाँ पर इंडिया में समझने के लिए, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है इसको समझने में के लिए, यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं इसको समझने के लिए हमें संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट का प्रोसेस जानना ज़रूरी है। यहाँ पर इंडिजिनियस मॉडल के बारे में वो बात करते हैं, सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने ये तीनों अप्रोच को, ओरिएंटलिस्ट, मिशनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक व्यू पॉइंट दिया था। तो यहाँ पर आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, अप्रोचेस को डिटेल में कवर कर ली है। तो यहाँ पर इग्नो MSO 004 जो है सोशियोलॉजी इन इंडिया, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम में इसको आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वो है critically examine major approaches of western scholar to understand Indian culture and society। यहाँ पर तीनों अप्रोच को क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर हमें मेनली फोकस करना होगा अप्रोचेस के ऊपर। यहाँ पर अप्रोचेस में क्या कहा गया है, क्या की फीचर्स है इसमें, क्या किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, और बाद में जाकर हमें एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट भी प्रेजेंट करना होगा इस आंसर में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेजर अप्रोचेस, डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। यहाँ पर तीनों मेजर अप्रोच को इन डिटेल लिखना होगा। यहाँ पर जो लास्ट में हमने एक पॉइंट देखा था इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का, ये जो पोर्शन है इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो जब आप इग्नो का आंसर लिख रहे हो। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब ये जो क्लासेस है, खास करके जो इग्नो के क्लासेस है, इग्नो के क्लासेस के पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन के वक्त पर ये सारे पीडीएफ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को MSO 001, 002, 003 और 004 का भी सारे जो कोर्सेज है इनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और यहाँ पर इनके पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप लोग पीडीएफ खरीद के आसानी से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको वक्त भी बचेगा और आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद भी होगा। आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।